Hello everyone, welcome to Advent. This is Swapnika Sharma. It is second part of chapter 1, the fundamental unit of life. In this video, we are going to cover three topics: cell wall, nucleus and cytoplasm. Let's begin the video. हमारा है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है एक आउटर रिजिड कवरिंग होती है सेल के ऊपर। जैसे ये हमारा सेल है तो और ये हमारी हमने बताया था आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल जो होती है सब में नहीं पाई जाती है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंजाई, इन सब में इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सबका कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज की प्रेजेंट बनी होती है, ऐसे ही फंजाई में काइटिन की बनी होती है, ऐसे सब में वेरी करता है। और जो सेलुलोज होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब एक बहुत ही सारे कंपाउंड से बना होता है सब्सटेंस, और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट को एक मजबूती, एक ठोस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बीकर है, बीकर में एक सेल रखा हुआ है, तो एक जो लिविंग प्लांट सेल होता है वो लूज़ कर देता है वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। हम लोगों ने अभी ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। ये वाटर लूज़ कर देता है। जब वाटर लूज़ करता है, क्योंकि हमारे जो सेल होता है जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, तो इसके बाहर सेल वॉल की कवरिंग होती है। सेल वॉल की कवरिंग की वजह से क्या होता है, जो सेल होता है जब इसमें से पानी निकलता है तो ये श्रिंक नहीं करता है, ये ऐसे सिकुड़ता नहीं, बल्कि सेल का साइज, सेल जो होता है सेल का साइज़ ऐसे का ऐसे रहता है सेल वॉल की वजह से। ये सेल है, ये सेल वॉल है, तो सेल का साइज़ ऐसे रहता है, और सेल के जो अंदर का कंपोजिशन है वो सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक कर देता है, लेकिन सेल का जो साइज़ होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। इस टॉपिक में हमें यही समझाएगा। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू अंडरस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल होता है, जैसे ये बीकर है, ये सेल है, तो जब ये प्लांट सेल के अंदर वाटर जाता है, हम लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा था ना, जब प्लांट सेल के अंदर वाटर अंदर जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल वॉल की मौजूदगी होती है, तो उस वजह से सेल जो होता है वो बर्स्ट नहीं करता। जैसे ये जो सेल है उसका स्ट्रक्चर वैसे का वैसे बना रहेगा, सेल बर्स्ट नहीं करेगा वो बहुत देर। और यही अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होगी तो सेल जो होता है वो बर्स्ट कर सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, द सेल स्वेल बिल्डिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट अगेंस्ट सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल बिकॉज दे आर वॉल्स, क्योंकि वहाँ पे उसकी वॉल्स प्रेजेंट होती है। किसकी? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cell। एनिमल सेल में क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक की वाटर की जो रिजिडिटी होती है, टर्जिडिटी होती है, वो विद अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और वो बर्स्ट कर देते हैं, लेकिन प्लांट सेल को इसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एक ये डार्कली स्ट्रेन्ड होता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के नीचे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और स्टेनिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा जो एक डार्क कलर का रीज़न होता है। ये डार्क कलर का रीज़न ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग स्टेन करते हैं सारे कंपाउंड, सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनका कंपोजिशन अलग होता है। केमिकल कंपोजिशन इज़ डिफरेंट, रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली। और क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस्ड पार्ट होता है, इसीलिए उसका जो कलर होता है वो डेंसली होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डार्कर कलर में होता है। और इसमें ये एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि इसमें अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग सैफरनिन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, मिथाइलिन
मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी ले सकते हैं स्टेनिंग के लिए। नेक्स्ट न्यूक्लियस के बारे में फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। न्यूक्लियस जो होता है वो पहली बार डबल लेयर कवरिंग होती है। डबल लेयर कवरिंग मतलब जैसे ये न्यूक्लियस की एक कवरिंग एक लेयर है और वैसे ही न्यूक्लियस की डबल लेयर होती है। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। जैसे ये सेल है और सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे ही इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की भी आउटर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसकी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारा सब्सटेंस जो होता है वो इन एंड आउट के लिए, मतलब उसकी एंट्री और एग्जिट वहाँ से होती है। यहाँ से मटेरियल जा सकता है और मटेरियल आ भी सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहेगा, ये पूरा सेल है, तो यहाँ से मटेरियल एग्जिट और एंट्री करता है। आगे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब जैसे न्यूक्लियस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये एक रॉड की तरह होता है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कब हमें विजिबल होता है, जब उसका डिवीज़न हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ डिवीज़न। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा। जब सेल डिवाइड करेगा, मतलब जब सेल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा से जब बच्चों में जा रहा होता है, जब छोटा सेल होता है, जब उससे बड़ा सेल बनता है। एक पहले पेरेंट सेल होता है, ठीक है। जैसे ये एक पेरेंट सेल है, जब इसका डिवीज़न होगा तो ये क्या बनेंगे, इनको बोलते हैं डॉटर सेल। तो जब डिवीज़न हो रहा होता है तब ये क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है, हमें हमेशा क्रोमोसोम नहीं दिखाई देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। देखिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ रीड करके बताऊँगी। देखिए ये डीएनए है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए, ठीक है। डीएनए के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शनल होते हैं। कि पूरा डीएनए जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, जिनको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मटेरियल होता है ये पूरा ऐसे उलझा हुआ होता है। ये पूरे जैसे धागे नहीं होते हैं हमारे, जैसे अगर हम लोग जो धागा होता है अगर हम उसको खोल दें तो एकदम उलझ सा जाता है। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, जब वो धागा उलझ सा जाता है, तो ये ऐसे उलझा हुआ धागे की तरह प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो एकदम उलझा होता है। इसमें ही डीएनए होता है, इसमें ही जैसे ये डीएनए हुआ, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट ऐसे ऐसे ये डीएनए है, ठीक है, क्रोमैटिन के अंदर। और जो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, जो जो पार्ट प्रोटीन बनाने के लिए काम आएगा, जो आगे जिसका यूज़ होगा, सारा डीएनए यूज़ नहीं होता है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। तो ये जो होता है ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है, मतलब यही हमारे पेरेंट्स से बच्चों में कौन जाता है, जीन जाता है, जीन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये हमें फर्दर आगे हायर क्लासेस में और अच्छे से रीड करने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये जीन होता है। और जब जीन जो होता है ये जीन होता है। और जब एट द टाइम ऑफ डिवीज़न, जब डिवीज़न हो रहा होता है, तब ये जो क्रोमैटिन होता है जो ऐसे उलझा हुआ धागे की तरह था, वो जो होता है वो एक ऐसे मटेरियल में होता है जिसको हम लोग बाद में क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो समझिए आप लोग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। अब मैं आपको रीड करके समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ
डीएनए एंड प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम है, ये किससे बना होता है, एक डीएनए का पार्ट होता है इसमें और कुछ प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। और डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल के पास इंफॉर्मेशन होती है, यही इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होती है, जो कि जीन में प्रेजेंट होती है। ये बताती है कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल कैसे बनेगा, सेल के अंदर क्या चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये सब कौन बताता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला डीएनए बताता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। मैंने भी बताया था आपको फंक्शनल वो यूनिट के बारे में जिसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए पूरा यूज़ में नहीं आएगा, जो इसका फंक्शनल पार्ट होगा, जितना पार्ट यूज़ होगा जो प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये पूरा क्या है, डीएनए। ठीक है। इन द सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, सेल जो डिवाइड नहीं हो रहा है, डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। मैंने बताया था उलझा हुआ धागा, जो अगर डीएनए नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो एज अ क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और क्रोमैटिन क्या होता है, इंटेंगल्ड, मतलब एक उलझा हुआ धागा होता है, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वेन एवर सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। जब सेल का रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, मतलब जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेंट्रल रोल प्रोवाइड करता है, मतलब एक मेन रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, मतलब सिंगल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल। मैंने बताया था ये सेल है, उससे क्या किस में डिवाइड होता है, दो न्यू सेल में जनरेट होता है। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल मतलब होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो और ये पूरा सेल है, तो ये न्यूक्लियस पोर है, हमने बताया था न्यूक्लियर पोर है। तो ये बताता है कि क्या चीज़ अंदर जानी है, क्या चीज़ बाहर आनी है, ये सब कौन बताता है, ये सब क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है, न्यूक्लियस प्ले करता है, ठीक है। सारी केमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में कौन बताता है, न्यूक्लियस, के कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, इनके बारे में न्यूक्लियस बताता है। मेरा वर्क नहीं कर रहा सही से, सेकेंड। कुछ ऑर्गेनलीज जैसे बैक्टीरिया, और सॉरी ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइन नहीं होती। जैसे ये सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता है जी। जैसे ये मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है, मतलब ये वेल डिफाइंड है इसका न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसे ही प्रेजेंट होगा, ऐसे ही मतलब सेल में प्रेजेंट होगा, उसका कोई बाउंड्री नहीं होगी, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को कंटेन, क्या इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हु, एक सेकेंड, सच ऑर्गेनिज्म हु लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो पहले आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो पहले आया हुआ है, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles. बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो परफॉर्म पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज का काम जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म भी करता है। साइटोप्लाज्म जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जांपल इसमें दिया गया है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो एक, वैसे यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेलीज होता है प्लास्टिड। जैसे ये मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन है, तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वही एक तरह से डेवलप हो जाती है, किसके लिए, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन वेसिकल्स कहते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म, जब आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो टेम्प्रेरी माउंट बनाएंगे, जब आप अनियन पील का या फिर ह्यूमन चीक सेल का, तो एक लार्ज पोर्शन होगा जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ये हमारा सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, तो फ्लूइड का पोर्शन होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है एक फ्लूइड कंटेंट होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। हर सेल ऑर्गेनेलीज का अपना अपना फंक्शन होता है, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस होता है। जैसे आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अभी पढ़ा था, मैं दिखाती हूँ। जैसे आपने ये प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर है, तो इसमें क्या, ये न्यूक्लियोइड का पोर्शन है जो कि किसी भी जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे आप, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा भी हुआ है, इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। जैसे ये सेल है और ये सेल की ऑर्गेनेलीज है, तो अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल है, मैं पहले यूकैरियोटिक सेल की बात बताती हूँ, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, किसके बाहर, सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर। लेकिन अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे कि मान लीजिए ये एक, यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी इसकी, यहाँ पे जो ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। और इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो ऐसे ही प्रेजेंट होगा, वो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। बल्कि यूकैरियोटिक सेल जो होगा उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है वायरसेस का। वायरसेस जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वायरस अभी भी साइंटिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। जब भी वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर अटैक करता है, तब वो एज अ लिविंग बिहेव करता है। और अगर वो अपना किसी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, अकेला रहता है, तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। जब वायरस जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, तो उसकी सेल की मशीनरी को यूज़ करता है फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर एवरीथिंग। That is it in this video. Hope you guys are understanding well. आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।